हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज का पार्ट 10 है। इससे पहले हम 9 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज ओपन करके जरूर देख लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस है ये सभी उन्हीं क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो बार बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। आज का वीडियो भी बहुत खास होने वाला है, तो प्लीज वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल्शेविक पार्टी का नारा क्या था? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा सी, सारी शक्तियां सोवियत को। बोल्शेविक पार्टी का नारा क्या था? तो बोल्शेविक पार्टी का नारा था सारी शक्तियां सोवियत को। देखिए, लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने युद्ध को समाप्त करने, किसानों को भूमि हस्तांतरित करने और सारी शक्ति सोवियत को के नारे आगे बढ़ाने के लिए स्पष्ट नीतियां सामने रखी। लेनिन और उनके विश्वस्त सहयोगी लियोन ट्राटस्की ने अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। केरेंस्की सरकार की सीट जो अक्टूबर में गिरी कहलाती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, विंटर पैलेस। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए, केरेंस्की सरकार की अलोकप्रियता 7 नवंबर 1917 को उसके पतन का कारण बनी, जब सैनिकों के एक समूह ने केरेंस्की सरकार की सीट विंटर पैलेस पर कब्जा कर लिया। उसी दिन सोवियत संघ की अखिल रूसी कांग्रेस की बैठक हुई और उसने पूर्ण राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले ली। 7 नवंबर को हुई इस घटना को पुराने रूसी कैलेंडर की इसी तारीख 25 अक्टूबर के कारण अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका एक्सप्लेनेशन भी, ये भी आपको याद रखना है। महायुद्ध से पहले प्रशिया जर्मनी का राष्ट्रीय उद्योग क्या था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, युद्ध। ठीक है, प्रशिया जर्मनी का राष्ट्रीय उद्योग क्या था? युद्ध था। देखिए, जर्मनी द्वारा प्रशिया की भावना भी युद्ध का एक कारण थी। प्रशिया वासियों को सिखाया गया कि दुनिया में युद्ध वैध है। युद्ध प्रशिया का राष्ट्रीय उद्योग था। जर्मनी की युवा पीढ़ी को युद्ध के ऐसे दर्शन से प्रेरित किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 1922 तक कितने लोग फासिस्ट पार्टी में शामिल हुए? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 3 लाख। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 1922 तक फासिस्ट पार्टी में सदस्यों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। 1919 में पार्टी में केवल 17,000 सदस्य थे। 1922 में ये संख्या बढ़कर 3 लाख हो गई। फासिस्टों ने समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालयों पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 लाख हो गई थी 1922 में। अप्रैल 1940 में जर्मनी ने कब्जा कर लिया। किस पे कब्जा कर लिया? सही आंसर हो जाएगा डी, डेनमार्क पर। अप्रैल 1940 में जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया था। देखिए, अप्रैल 1940 में जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पर कब्जा कर लिया। मई 1940 में हॉलैंड और बेल्जियम पर कब्जा कर लिया। जून 1940 में जर्मनी ने फ्रांस पर हमला किया और उस पर भी कब्जा कर लिया। तो इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको ये याद रखना है। माओ ने 1966 में इनमें से किसकी स्थापना की? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, सांस्कृतिक क्रांति की। ठीक है, किसकी स्थापना की? सांस्कृतिक क्रांति की। माओ त्से तुंग ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड नामक आर्थिक सुधार की शुरुआत की। 1966 में माओ ने सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की। सांस्कृतिक क्रांति के दौरान जो लोग माओ के खिलाफ थे उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया और जेल में डाल दिया गया। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। जब उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने सेना प्रमुख के रूप में किसे भेजा? ये भी देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा सी, जनरल डगलस मैकआर्थर। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है, जनरल डगलस मैकआर्थर। देखिए 24 जून 1950 को उत्तर कोरिया की सेना ने दक्षिण कोरिया पर भीषण आक्रमण कर दिया। मामला फिर से संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने लाया गया, इसलिए सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के खिलाफ कुछ कड़े कदम उठाने का फैसला लिया। यूएनओ ने एक अमेरिकी जनरल डगलस मैकआर्थर की कमान में अपनी सेना भेजी। 27 अप्रैल 1953 को एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी सैन्य कार्रवाई वापस ले ली। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसको भेजा गया, उनका नाम आपको याद रखना है।
बर्लिन नाकाबंदी क्या है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। सही आंसर हो जाएगा डी, रूस ने बर्लिन की सभी सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। बर्लिन में पश्चिमी के कब्जे वाले क्षेत्र। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से पहले ही सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोपीय देश पोलैंड, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी और यूगोस्लाविया में कम्युनिस्ट शासन लागू कर दिया था। युद्ध के तुरंत बाद सोवियत संघ ने पूर्वी जर्मनी को अपने प्रभाव में ले लिया। पश्चिमी जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में आ गया। सोवियत संघ ने बर्लिन में पश्चिम के कब्जे वाले क्षेत्रों की सभी सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। इसे बर्लिन नाकाबंदी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार शीत युद्ध समूह के दो गुटों के बीच तनावपूर्ण स्थिति विकसित हो गई थी। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वार्सा संधि पर हस्ताक्षर किए गए, कब किए गए? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 14 मई 1955। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, वार्सा संधि पूछी जाती है। देखिए, पश्चिमी सैन्य समझौते के जवाब में सोवियत संघ ने अपनी उपग्रह शक्तियों के साथ 14 मई 1955 को वार्सा संधि पर हस्ताक्षर किए। इस चरण के दौरान कई सैन्य समझौते संपन्न हुए, लेकिन पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव कुछ हद तक कम हो गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना है, वार्सा संधि। बर्लिन युद्ध ने पूर्वी जर्मनी को अलग कर दिया। किससे अलग कर दिया? सही आंसर हो जाएगा डी, पश्चिमी जर्मनी से। ठीक है, बर्लिन युद्ध ने। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी दो अलग राष्ट्रों में विभाजित हो गया। पूर्वी जर्मनी पूरी तरह से यूएसएसआर के नियंत्रण में था। पश्चिमी जर्मनी को संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों का समर्थन प्राप्त था। इन दोनों जर्मन क्षेत्रों को अलग करने के लिए बर्लिन ने एक दीवार खड़ी की गई थी। यह प्रसिद्ध बर्लिन की दीवार थी, लेकिन यूएसएसआर के पतन के साथ 3 अक्टूबर 1990 को जर्मन का पुनर्मिलन हो गया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? यहाँ पर देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, ये जो जोड़ा है ये कौन सा सही सुमेलित है? तो इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, 1921 में रेजा खान की मदद से इराक में ब्रिटिश समर्थक सरकार को उखाड़ फेंका गया था। उन्हें इराक के कमाल पाशा के रूप में देखा जाता है। 1955 में ईरानी संविधान सभा ने मजलिस बुलाकर ईरान के शासक को अपदस्थ कर दिया और रेजा खान को ईरान का शासक बना दिया। शांति सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश नियंत्रण ने मिस्र की आबादी की मांग को लेकर मिस्र के राष्ट्रवादियों का एक प्रतिनिधि मंडल पेरिस जाने की तैयारी कर चुका था, लेकिन प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया और वफद नेता साद जगलुल पाशा को निर्वासित कर दिया गया। मोरक्को में एक शक्तिशाली राष्ट्रवादी आंदोलन खड़ा हुआ। 1921 में अब्दुल करीम के नेतृत्व में स्पेनिश मोरक्को की रीफ जनजाति ने विरोध किया। ठीक है, तो आपको इतना यहाँ पर याद रखना है कि इनमें से कोई भी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दो देश ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत से कुछ दिन पहले गैर आक्रामक संधि पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, गैर आक्रामक संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, नाजी जर्मनी और सोवियत रूस। ये आपको याद रखना है, नाजी जर्मनी और सोवियत रूस। देखिए, सोवियत रूस को हमेशा संदेह था कि पश्चिमी यूरोप के पूंजीवादी देश रूस को कमजोर करने के लिए फासीवादी ताकतों का साथ दे रहे हैं। फिर भी नाजी जर्मनी से बढ़ते खतरे को महसूस करते हुए ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के साथ गठबंधन के लिए सोवियत रूस के साथ बातचीत शुरू की, लेकिन बातचीत टूट गई। सोवियत संघ अब किसी प्रकार की सामरिक सुरक्षा की तलाश में था, इसलिए 23 अगस्त 1939 को जर्मनी और सोवियत संघ ने एक गैर आक्रामक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस संधि के तहत दोनों को एक दूसरे पर हमला नहीं करना था। 1 सितंबर को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। गमाल अब्देल नासिर निम्नलिखित में से किस देश के नेता थे? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मिस्र के नेता थे। ये आपको याद रखना है। गमाल अब्देल नासिर के नेतृत्व में मिस्र ने 1950 और 1960 के दशक में अरब राष्ट्रवाद की ताकतों का प्रतिनिधित्व किया। नासिर ने अंग्रेजों से मिस्र से अपनी सेना वापस लेने के लिए कहा और असवान बांध के निर्माण को पूरा करने के लिए उन्होंने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इससे स्वेज युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो विकल्प ए बिल्कुल सही है, गमाल अब्देल नासिर, जो मिस्र से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों में से एक है? तो यहाँ पर देखिए, संबंधी प्रेस, रॉयटर्स,
एंजल्स फ्रांस प्रेसे, ये जो इनमें से क्या सही है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, ये सभी सही है। देखिए समाचार पत्र अक्सर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों से समाचार एकत्र करते हैं। इन समाचार एजेंसियों का तकनीकी और मानव संसाधन विशाल और शक्तिशाली है। ये एजेंसियां समाचार एकत्र करती है और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समाचार पत्रों को उपलब्ध कराती है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियां यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, एसोसिएटेड प्रेस, रॉयटर्स, एजेंस फ्रांस प्रेसे आदि है ना, कई सारे बताए गए हैं, इसलिए विकल्प डी इसका बिल्कुल सही है। पुनर्जागरण के दौरान ग्रीक और लैटिन साहित्य का प्रणेता कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही आंसर हो जाएगा बी, पेट्रोक। ठीक है, पेट्रोक का नाम आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है। पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान प्राचीन ग्रीक और लैटिन साहित्य का पुनरुद्धार और सीखना था। इस प्रयास में अग्रणी पेटॉर्क थे। इन भाषाओं में अपने गहन ज्ञान के साथ उन्होंने प्लेटो और अरस्तु के कार्यों से युक्त कई प्राचीन पांडुलिपियों को एकत्र और संकलित किया था। तो आपको याद रखना है, पेट्रोक का नाम बहुत पूछा जाता है। इंग्लैंड में पुनर्जागरण के दौरान प्रथम आधुनिक मनुष्य की उपाधि किसे दी गई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत अच्छे से याद रखना है। सही आंसर हो जाएगा ए, मॉन्टेग्नी, है ना, मॉन्टेग्नी, है ना, बस ये आपको नाम याद रख लेना है। मॉन्टेन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। देखिए फ्रांसीसी निबंधकार मॉन्टेन पुनर्जागरण साहित्य के सबसे विशिष्ट लेखक थे। उनके कार्यों में स्वयं और मनुष्य के जीवन से जुड़ी कई चीजों में गहरी रुचि झलकती है। शिक्षा पर उनके निबंध सदियों तक महत्वपूर्ण माने जाते रहे हैं। लिखने और सोचने की अपनी पद्धति में वोल्टेयर के अग्रदूत मॉन्टेन्गेन ने अतीत की सत्ता और अत्याचार के खिलाफ विद्रोह किया और प्रथम आधुनिक व्यक्ति की उपाधि इनको दी गई है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट, इनमें से कौन लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध पेंटिंग है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है बी, द लास्ट सपर, जो लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध पेंटिंग है। फ्लोरेसेंस में जन्मे लियोनार्डो दा विंची ने कई देशों का दौरा किया। उन्हें मिलान के ड्यूक द्वारा संरक्षण दिया गया। उनकी प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा और द लास्ट सपर थी। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इनमें से कौन राफेल की पेंटिंग है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मैडोना। इनमें से कौन सी पेंटिंग राफेल की है? तो मैडोना। राफेल ने सौंदर्य की भावना के साथ भक्ति भावना का एक दुर्लभ मिश्रण हासिल किया। हालांकि राफेल की 37 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्होंने बड़ी संख्या में पेंटिंग बनाई, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध मैडोना है। तो अगर मैडोना पूछा जाए तो ये किसने बनाई है? राफेल ने। 1775 में पहला युद्ध ब्रिटिश सैनिकों और सेनाओं के बीच लड़ा गया था। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी। ठीक है, मैसाचुसेट्स में लड़ा गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। युद्ध 1775 में शुरू हुआ था, जब मैसाचुसेट्स के लेक्सिंगटन ने ब्रिटिश सैनिकों और उपनिवेशिक मिलिशिया के बीच पहली लड़ाई लड़ी थी। जल्दी जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिकी उपनिवेशों की सेना की कमान संभाल ली थी। डाइडेरॉट और डी एलम्बर्ट प्रकाशित करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, विश्वकोश, है ना, ये जो थे इन्होंने सबसे पहले विश्वकोश प्रस्तुत किया था। तो डाइडेरॉट और डी एलम्बर्ट ने विश्वकोश प्रकाशित किया। इसमें क्रांतिकारी विचारकों द्वारा लिखे गए कई निबंध और लेख शामिल थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपको याद रखना है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा सी, 1944। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944। देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जिसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, 44 देशों के प्रतिनिधियों का एक समूह था, जो 1 जुलाई 1944 से 22 जुलाई 1944 तक ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर में मिले थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1944 आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा महामंदी का परिणाम था? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, व्यापार बाधाओं में वृद्धि और मुद्राओं का अवमूल्यन। ये महामंदी का परिणाम था। देखिए महामंदी में शामिल प्रत्येक देश का मानना था कि व्यापार बाधाओं को बढ़ाकर और अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन करके वह अपनी अर्थव्यवस्था को चालू रखने का प्रबंधन कर सकता है, लेकिन महामंदी के बाद ये प्रदर्शित हो गया कि यह काम नहीं करेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है।
रूस में किसानों का कम्यून कहा जाता था। सही आंसर हो जाएगा सी, मीर। ठीक है, रूस में किसानों का कम्यून मीर कहा जाता था। रूस में किसानों के कम्यून को मीर के नाम से जाना जाता था। किसान समय समय पर अपनी भूमि को एक साथ एकत्रित करते थे और उनके कम्यून, जिसे मीर भी कहा जाता था, इसे व्यक्तिगत परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार विभाजित करते थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं एग्जाम में। रूसी क्रांति में बोल्शेविक समूह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, व्लादिमीर लेनिन के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। देखिए, रूसी क्रांति में बोल्शेविक समूह का नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन ने किया था। व्लादिमीर लेनिन एक रूसी क्रांतिकारी, राजनीतिक और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। उन्हें मार्क्सवाद का एक प्रकार विकसित करने के लिए जाना जाता है, जिसे लेनिनवाद के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में रूसी क्रांति हुई थी? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा डी, 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। देखिए, रूसी क्रांति वर्ष 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम चरण के दौरान हुई थी। युद्ध के दौरान रूस की सबसे बड़ी सैन्य क्षति के परिणाम स्वरूप क्रांति भड़क उठी, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकांश रूसी सेना विद्रोह के लिए तैयार हो गई थी। तो 1917 आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को समाजवादी विचारकों में गिना जाता है? फ्रेडरिक एंगल्स, रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लैंक, इमैनुअल कांत। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सही आंसर है सी, 1, 2, 3, मतलब फ्रेडरिक एंगल, रॉबर्ट ओवेन और लुई ब्लैंक। ये आपको याद रखना है। देखिए, यूरोप में 19वीं सदी के मध्य तक समाजवाद विचारों का एक प्रसिद्ध समूह था जिसने व्यापक ध्यान आकर्षित किया। समाजवादी निजी संपत्ति के खिलाफ थे और इसे उस समय की सभी सामाजिक बुराइयों की जड़ मानते थे। समाजवादियों के पास भविष्य के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण थे। कुछ लोग सहकारिता के विचार में विश्वास करते थे। एक प्रमुख अंग्रेजी निर्माता रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना में न्यू हार्मनी नामक एक सहकारी समुदाय बनाने की मांग की। उदाहरण के लिए, फ्रांस में लुई बैंक चाहते थे कि सरकार सहयोगी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करे और पूंजीवादी उद्यम को प्रतिस्थापित करे। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने तर्कों के इस समूह में अन्य विचार जोड़े। इमैनुअल कांत पिछली शताब्दी के जर्मन प्रभुत्व विचारक थे। तो ये नहीं है, बाकी जो 3 है वो बिल्कुल सही है समाजवाद के विचारक। आपको ये याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी उपनिवेशिक नियंत्रण में था? वियतनाम, लंका या मलय प्रायद्वीप? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक, है ना। सिर्फ वियतनाम जो था ये फ्रांसीसी उपनिवेशिक नियंत्रण में था। दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र को कभी इंडो चाइना कहा जाता था। इसमें आधुनिक लाओस, कंबोडिया और वियतनाम शामिल है। योजनाबद्ध कदमों की एक श्रृंखला में जिसमें युद्ध की धमकियां भी शामिल थी, 19वीं सदी के अंत तक फ्रांस इंडो चीन का स्वामी बन गया और अलग अलग राज्यों की एक फ्रांसीसी गवर्नर जनरल के तहत एक साथ समूहीकृत किया गया। सिलोन, आधुनिक श्रीलंका पर सबसे पहले पुर्तगालियों ने कब्जा किया, जिन्होंने इसे डचों से खो दिया और अंततः ब्रिटिश सिलोन के स्वामी बन गए। इसी प्रकार इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों सहित मलय प्रायद्वीप भी कभी डचों के नियंत्रण में था। आखिरकार अंग्रेजों ने सिंगापुर के साथ मलय प्रायद्वीप पर भी कब्जा कर लिया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने स्वतंत्रता की घोषणा जारी रखी? तो सही आंसर हो जाएगा ये ए सही हो जाएगा यूएसए। ठीक है, यूएसए आपको याद रखना है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों की घोषणा से पहले अमेरिका ने 13 अंग्रेजी उपनिवेशों ने एक साथ मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया था। इन संयुक्त राज्य अमेरिका ने अमेरिकी क्रांति की पूर्व संध्या पर स्वतंत्रता की घोषणा जारी की। इस घोषणा में लिखा गया था कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं और उनके पास जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज जैसे अपरिहार्य अधिकार हैं। उपनिवेशवादी ब्रिटेन के खिलाफ अपने क्रांतिकारी युद्ध में सफल हुए और दुनिया के पहले आधुनिक गणराज्य यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना की। तो विकल्प ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, म्यूनिख समझौता निम्नलिखित में से किस देश की संप्रभुता की हानि से संबंधित है? बहुत पूछा जाता है म्यूनिख समझौता, आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चेकोस्लोवाकिया। ये आपको याद रखना है, म्यूनिख समझौता चेकोस्लोवाकिया से संबंधित है। देखिए, चूंकि हिटलर राइनलैंड, सुडेटेनलैंड, ऑस्ट्रिया आदि में एक के बाद एक आक्रामकता के कार्य कर रहा था, ब्रिटेन और फ्रांस उन्हें एक के बाद एक स्वीकार कर रहे थे। इस नीति को तुष्टीकरण की नीति कहा गया है। हिटलर की अगली मांग
संपूर्ण चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करने की थी। तुष्टीकरण और शर्मनाक विश्वासघात का सबसे बुरा कार्य तब हुआ जब चेकोस्लोवाकिया को जर्मनी को सौंप दिया गया। सितंबर 1938 में म्यूनिख में एक बैठक हुई और चेकोस्लोवाकिया को जर्मनी को सौंपने का निर्णय लिया गया। मार्च 1939 में जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के शेष हिस्सों में अपनी सेनाएं भेजी और उस पर कब्जा कर लिया। तो जो विकल्प सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तीसरा देखिए 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाटो का गठन शीत युद्ध के दौरान, ये तीनों ही आप अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 और 2, मतलब पहला और दूसरा, ये बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन में हम देख लेते हैं। अप्रैल 1949 में एक नया सैन्य गठबंधन अस्तित्व में आया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, हॉलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, पुर्तगाल और इटली और आइसलैंड और कनाडा ने उत्तरी अटलांटिक का गठन किया था। संधि संगठन नाटो, ऐसा माना जाता है कि नाटो का गठन यूएसएसआर द्वारा बर्लिन की नाकाबंदी से प्रेरित था। आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 18वीं शताब्दी का फ्रांसीसी समाज निम्नलिखित में से किस में विभाजित था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 3 राज्य में। 18वीं शताब्दी का फ्रांसीसी समाज 3 राज्य में विभाजित था। इन समूहों को संपदा कहा जाता था, और प्रथम संपदा, द्वितीय संपदा और तृतीय संपदा। वेस्टफेलिया की संधि निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेस्टफेलिया की संधि पूछी जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1648 आपको याद रखना है, वेस्टफेलिया की संधि। देखिए वेस्टफेलिया के ओस्नाबुक और मुंस्टर शहरों में वेस्टफेलिया की संधि, जो शांति संधियां हैं, अक्टूबर 1648 को हस्ताक्षरित की गई। उन्होंने 30 साल के युद्ध को समाप्त किया और पवित्र रोमन साम्राज्य में शांति लाई। तो वेस्टफेलिया की संधि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 1861 में संयुक्त इटली का राजा कौन बना? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। सही आंसर हो जाएगा सी, विक्टर इमैनुअल द्वितीय 1861 में संयुक्त इटली का राजा बना था। संयुक्त इटली के पहले राजा सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय थे, जिन्हें 1861 में इटली का राजा घोषित किया गया था। वह 1946 तक राजा बने रहे, जब नागरिक असंतोष के कारण राजशाही को छोड़ने के लिए एक संस्थागत जनमत संग्रह हुआ, तब तक वो राजा के पद पर रहे थे। जोलबेरिन निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? जोलबेरिन, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, सीमा शुल्क संघ को संदर्भित करता है जोलबेरिन। देखिए जोलबेरिन सीमा शुल्क संघ को संदर्भित करता है, जिसकी स्थापना 1818 में प्रशिया में हुई थी। परिणाम स्वरूप वाणिज्यिक वस्तुओं पर आंतरिक कर समाप्त कर दिए गए और मुक्त व्यापार की स्थापना की गई। प्रशिया में बाहर से आने वाले कच्चे माल पर कोई कर नहीं लगाया गया। यही क्या था? जोलबेरिन। आपको याद रखना है, सीमा शुल्क। द्वितीय विश्व युद्ध निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान लड़ा गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1939 से 1945। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आपको याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, एक वैश्विक युद्ध था जो 1939 से 1945 तक चला। इसमें दुनिया के अधिकांश देशों ने 2 विरोधी सैन्य गठबंधन बनाए, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, है ना। तो ये कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 तक। वर्साई की संधि पर निम्नलिखित में से किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो सही आंसर हो जाएगा सी, 1919, यानी कि 1919 में वर्साई की संधि। देखिए वर्साई की संधि सबसे महत्वपूर्ण शांति संधियों में से एक थी, जिसने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया। वर्साई की संधि पर 28 जून 1919 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसने जर्मनी और मित्र देशों के बीच युद्ध की स्थिति को समाप्त कर दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्साई की संधि, आपको याद रखना है, 1919। निम्नलिखित में से किसने रूसी साम्राज्य से सोवियत संघ का निर्माण किया? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए, बोल्शेविक। आपको याद रखना है। देखिए बोल्शेविकों ने रूसी साम्राज्य से सोवियत संघ का निर्माण किया, इतना ही बस आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने रूसी साम्राज्य से सोवियत संघ का निर्माण किया? ये 37 रिपीट हो गया। देखिए यहाँ पर मार्च क्रांति के दौरान रूस का नेता कौन था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, व्लादिमीर लेनिन। आपको याद रखना है, मार्च क्रांति के दौरान रूस का नेता कौन था? तो वो था व्लादिमीर लेनिन। देखिए जार निकोलस द्वितीय ने 1917 में रूस पर शासन किया, जबकि बोल्शेविक व्लादिमीर लेनिन निर्वासन में रहे। हालांकि अक्टूबर तक क्रांति ने उनकी भूमिकाएं उलट दी थी, जिससे पूर्व जार को कैदी बना दिया गया और लेनिन के पास सारी शक्तियां आ गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, याद रखना है आपको।
निम्नलिखित में से कौन द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे लंबी लड़ाई थी? तो सही आंसर हो जाएगा बी, अटलांटिक की लड़ाई। ये द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे लंबी लड़ाई थी। अटलांटिक की लड़ाई जो सितंबर 1939 में जर्मनी के खिलाफ युद्ध की ब्रिटिश घोषणा के तुरंत बाद शुरू हुई और मई 1945 में मित्र राष्ट्रों के सामने जर्मनी के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुई। द्वितीय विश्व युद्ध की ये सबसे लंबी लड़ाई थी। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रशांत महासागर में अमेरिका का शत्रु निम्नलिखित में से कौन था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, छलांग लगाना। ठीक है, ये कोड वर्ड की तरह था। देखिए, लीप फ्रॉगिंग जिसे दीप हॉपिंग के रूप में भी जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र द्वारा जापान और दूरी शक्तियों के खिलाफ प्रशांत युद्ध में नियोजित एक सैन्य रणनीति थी जिसका नाम इन्होंने छलांग लगाना या लीप फ्रॉगिंग रखा था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यहीं पर दोस्तों हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।